आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर 10 है यहाँ पर, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। ट्रेजेक्ट्रीज का मतलब होता है पाथ से। जैसे कि अभी कोई कर्व हम ऐसे बना दें तो ये ट्रेजेक्ट्री ही है इसकी, एक सिंपल ट्रेजेक्ट्री है, सिंपल पाथ है। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा फिजिक्स में। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब आप प्रोजेक्ट करते हैं पार्टिकल को या किसी बॉल को तो एक पाथ बनता है जो कि पैराबोलिक पाथ आता है, वो भी एक ट्रेजेक्ट्री ही है। अब यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्थोगोनल का मतलब ये हुआ कि एक ट्रेजेक्ट्री है, जैसे एक कर्व है आपके पास, एक कर्व है और एक कर्व आपको ऐसा बनाना है जो इससे आपस में 90 डिग्री पे कट करे। ठीक है, जैसे ये और ये, यहां पर इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90, यानी इंटरसेक्शन जहां पर वो कर रहे हैं कर्व हमारे दोनों, तो 90 डिग्री पे करे। तो पहला वाला तो कर्व हो जाएगा मेन। मान सकते हैं कि जैसे ये हमारा F1 है और जो हम दूसरा निकाल रहे हैं ये वाला F2, ये हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कहलाएगी और ये गिवन कर्व हो जाएगा हमारा जो F1 है, ये गिवन कर्व है। और इस कर्व को हमें डिटरमाइन करना है ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है हमारी। ठीक, तो जो दो कर्व 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी एक दिया है एक हमें डिटरमाइन करना है, वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कहलाएगी। और एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स अगर आप निकालते हैं तो उनके टेंजेंट्स का एंगल निकालना होता है उस पॉइंट पर। यानी कि अगर आप यहां पर देखें, जैसे ये आपका इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक आपका टेंजेंट कॉमन पॉइंट पे ये आएगा और दूसरे वाले कर्व पे ये बन जाएगा। तो जो इनके बीच का एंगल होता है, तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट दैट पॉइंट। तो इसमें जो पूरा प्रोसेस हमारा होगा वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन आपको बता दें, फिर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ट्रेजेक्ट्री यानी डेफिनेशन बताई गई है, ए कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली। हमने आपका एक मेंबर लिया था, लेकिन यहां पर लिखा है एवरी मेंबर, क्योंकि आपको जो कर्व की इक्वेशन मिलेगी वो पूरे फैमिली की मिलेगी, उसमें एक कर्व नहीं मिलेगा। फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है कि फैमिली ऑफ कर्व्स किसे कहते हैं। जैसे कि आप यहां लिखते हैं एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये सर्किल की इक्वेशन है लेकिन फैमिली ऑफ सर्किल्स की है। क्यों? क्योंकि अगर ए 0 कर देंगे तो पॉइंट सर्किल बनेगा, A1 कर देंगे यूनिट रेडियस का बनेगा, 2 कर देंगे उससे बड़ा बनेगा, तो एक्चुअली कंसेंट्रिक बनते जाएंगे ऐसे ऐसे करके। तो फैमिली ऑफ सर्किल्स की इक्वेशन आपको दी जाएगी और एक ऐसे ट्रेजेक्ट्री को आपको डिटरमाइन करना है जो इनके हर मेंबर को 90 डिग्री पे कट करे। ठीक, तो क्या लिख रहे हैं कि एक कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स अकॉर्डिंग टू सम गिवन लॉ इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स अकॉर्डिंग टू सम गिवन लॉ। अच्छा, यहां पर ऑर्थोगोनल लॉ है, ये अलग लॉ हो गया। गिवन लॉ मतलब कुछ एंगल का आपको दिया हो, थीटा एंगल का हो, अल्फा एंगल का हो, वो लॉ हो गया आपका। इज कॉल्ड ए ट्रेजेक्ट्री ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, वो ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी। अब इस चैप्टर में हम स्पेशली पढ़ेंगे एक ही लॉ है ऑर्थोगोनल 90 डिग्री का। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मेथड्स टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज या ए फैमिली ऑफ कर्व्स। वो जो ट्रेजेक्ट्रीज आप निकालेंगे, जो कर्व की इक्वेशन निकालेंगे, वही फैमिली ऑफ कर्व्स होंगी। जैसे मान लीजिए इस कर्व को सपोज करिए कि कोई दूसरा कर्व कट कर रहा है तो उसकी फैमिली आएगी इस तरीके से कट करते हुए, उसका हर मेंबर उसको 90 डिग्री पे कट करेगा। ईच मेंबर ऑफ विच कट्स ईच मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली। देखिए यहां पर ईच मेंबर ऑफ विच यानी जिसको आप निकालेंगे, कट्स ईच मेंबर ऑफ गिवन फैमिली, वो कट करेगा किसको? ईच मेंबर ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व एट ए कांस्टेंट एंगल। इफ द एंगल इज ए राइट एंगल, कांस्टेंट एंगल पे कट करेगा। अगर ये राइट एंगल है तो क्या कहेंगे? द ट्रेजेक्ट्रीज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज, तब हम इन्हें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कहेंगे, यानी जो हम निकालेंगे। When it is other than a right angle, they are called the oblique trajectories. तो अगर आपको अल्फा मालूम है 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो ये ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्रीज हो जाएंगी आपकी। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री चैप्टर है तो आपको मेनली ऑर्थोगोनल का ही पढ़ना है। ठीक, तो देखिए इसमें जो स्टेप नंबर 1 होता है वो क्या होता है। सबसे पहला स्टेप जो आपका है उसमें आपको ये F1 दिया होगा, यानी F1
F1 is given family of curves, family of कर्व्स। ठीक, कुछ भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जहाँ लिख दिया कि जी हमारा पैरामीटर है, सी कांस्टेंट है। इसकी आपको ऑर्थोगोनल निकालना है। तो सबसे पहला काम, कर्व की इक्वेशन लिखेंगे स्टेप नंबर 1 सॉल्व करते समय। नंबर 2 फिर आपका जो होगा वो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। ऑप्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ F1, यानी ये एक्चुअली में F1x कॉमा वाई होगा गिवन फैमिली आपकी। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे तो आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या किस फॉर्म में आएगी। वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई, हमने मान लिया। ठीक, या जीवन भी कह सकते हैं, पहला है तो हमने जी1 एक्स वाई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन कर ली। फिर हम तीसरे स्टेप पे क्या करेंगे, ये स्टेप से है सॉल्विंग द प्रॉब्लम। पुट माइनस dx अपॉन dy इन प्लेस ऑफ dy बाई dx इन de ऑब्टेन इन स्टेप 2। ठीक, यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है वहां पर आप dy बाई डी एक्स को चेंज कर देंगे माइनस dx अपॉन dy से। ऐसा क्यों करेंगे, इसका रीजन भी हम बता दें। देखिए, जब आप पहले स्टेप नंबर 2 पर यहां पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं और dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो एक्चुअली में ये इस टेंजेंट का, यानी गिवन कर्व के टेंजेंट का किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर एक स्लोप निकल आता है dy बाई डी एक्स। अब जो दूसरी इक्वेशन आप ये बनाने जा रहे हैं, यानी कि दूसरा कर्व जो निकालना है, तो इसके मेथड क्या है कि F1 गिवन कर्व है, हमने उससे क्या किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, यानी टेंजेंट में चले गए। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, यानी स्टेप नंबर जो हमारा 2 था, फिर हम इसका टेंजेंट निकालेंगे जिसकी ट्रेजेक्टरी निकालनी है। यानी कि टेंजेंट यानी स्लोप, यानी dy बाई डी एक्स की हेल्प से हम पहुंचेंगे कहां तक, नए कर्व तक। नए कर्व माने F2 तक। कर्व से टेंजेंट यानी कि टेंजेंट का स्लोप, पहली इक्वेशन का, पहले गिवन यानी फैमिली ऑफ गिवन कर्व्स का, फिर उसके बाद उससे फिर टेंजेंट, यानी जो इक्वेशन हमें निकालनी है, वो फैमिली ऑफ कर्व जो निकालना है उसका हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। ठीक, तो यहां पर हम dx अपॉन dy करके क्या निकालने जा रहे हैं, पुट माइनस dx अपॉन dy इन प्लेस ऑफ dy बाई dx इन de ऑब्टेन इन स्टेप नंबर 2। क्या मिलेगा हमको, वी गेट de ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, जो हमारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमने माइनस dy बाई डी एक्स क्यों रखा, देखिए आपने पढ़ा है 10th क्लास में कि स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 अगर वो 90 डिग्री में है। दो स्ट्रेट लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं और उनका एंगल 90 डिग्री है स्ट्रेट लाइंस का, तो जो उनका स्लोप होगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक, तो अगर यहां पर m1 यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स है, तो जो m2 होगा वो क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स में कितना मल्टीप्लाई कर दें कि -1 आ जाए। तो आप समझ रहे होंगे यहां पर माइनस dx अपॉन dy से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इसलिए जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये ऑब्टेन कर चुके होंगे किसकी, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स की, इक्वेशन नंबर स्टेप नंबर 2 में, तो जो स्टेप नंबर 3 होगा वो हमें माइनस dx अपॉन dy करना पड़ेगा जो ऑब्टेन की है हमने डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या होगा कि जब हम इसमें dy बाई डी एक्स की जगह माइनस dx अपॉन dy सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फिर हमें नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो किसकी होगी, उसका स्लोप भी होगा dy बाई डी एक्स। वो नई डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में उस कर्व की होगी, उस फैमिली ऑफ कर्व्स की होगी जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी प्रोवाइड करेगी आपको, किसका, गिवन कर्व F1 का। तो F1 से F2 तक आने के लिए पहला स्टेप कर्व की इक्वेशन लिखना, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स लेना, फिर उसमें माइनस dx अपॉन dy लेना और नई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। और ये क्या होगी, वी गेट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अब चौथे नंबर पे आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व de ऑफ स्टेप 3।
यानी स्टेप 3 में जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन की है, यानी कि उस फैमिली ऑफ कर्व्स की जो कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी ऑफ द गिवन कर्व। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो फिर आपके पास फैमिली ऑफ कर्व्स आ जाएंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है सॉल्व करेंगे तो कर्व की इक्वेशन आएगी, यानी 2D के इक्वेशन में आते हैं एक्स वाई कंटेन करते हुए, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो जाएगी। तो आई थिंक ये आपके चारों स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया नोट्स में स्टडी करिएगा तो सब मिल जाएगा आपको। हमने स्टेप बाय स्टेप आपको लिखा दिया है, उसके आप कॉपी पर नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर g इज द पैरामीटर एंड c इज द कांस्टेंट। पैरामीटर होने से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, याद होगा आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर 1 हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जाती है बताया गया था कि जितने पैरामीटर होते हैं उनको हम एलिमिनेट करते हैं, कांस्टेंट को नहीं। कांस्टेंट तो इक्वेशन में फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट इज जस्ट लाइक ए न्यूमेरिकल वैल्यू 3 4 5। पैरामीटर मींस व्हिच इज वेरिएबल, जो बदलता रहे। जैसे यहाँ जी पैरामीटर है, कभी 1 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन द फैमिली ऑफ मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी उस फैमिली के किस मेंबर को आप कंसीडर कर रहे हैं उसके हिसाब से जी बदलता रहेगा, लेकिन सी नहीं बदलेगा। ठीक, तो देखिए आपको क्या है गिवन, द गिवन फैमिली इज दिस। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई होगी। सबसे पहले इसकी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, स्टेप नंबर 2 तक जाएंगे हम लोग। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और जी को एलिमिनेट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कर लिया 1 को और जी की वैल्यू ऑब्टेन कर लिया। इस जी की वैल्यू को डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे यहां जाकर, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। इलिमिनेटिंग जी बिटवीन 1 and 2 वी गेट, ये जो बड़ी सी इक्वेशन मिली आपको, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 आपको मिल गई। ठीक, ये क्या है, विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ सर्किल्स। ये हमारी गिवन फैमिली ऑफ सर्किल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी ये वही है जो F1, जो पीछे हम लोग अभी F1 कर्व की डीई है। कर्व से हम लोग कहां पहुंचे, डीई में। एक और देख लीजिए हमारा चार्ट, F1 से पहुंचे डीई पर, डीई इसको DE1 कह लीजिए, और यहां पर आप बनाइए DE2। मेरे हिसाब से DE2 कैसे बनता है, इसके बीच में एक स्टेप होता है कि dy बाई dx को आप बदल रहे होंगे किससे, माइनस dx अपॉन dy से। किससे, यहां रिप्लेस कर दीजिए dy बाई dx को माइनस dx, तो आपको DE नंबर 2 मिल जाएगी। DE नंबर 2 का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट फैमिली विच इज रिक्वायर्ड, दैट इज विच इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। और इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड फैमिली मिल जाएगी, रिक्वायर्ड फैमिली आ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अभी हम यहां तक पहुंच गए डी नंबर 1 तक। अगला स्टेप क्या है, नाउ पुटिंग माइनस dx अपॉन dy फॉर dy बाई dx इन इक्वेशन नंबर 3, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ट्रेजेक्टरीज इज गिवन बाई, ये आ गया आपके पास। तो जहां dy बाई dx था वहां हम लोगों ने रखा माइनस dx अपॉन dy। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो देखिए, जो सोल्यूशन आप निकालेंगे वो पिछला चैप्टर जो आपने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, ये सब इसमें अप्लाई होगा आपका। तो आपने इसको लिखा dx अपॉन dy। एक्चुअली ये dy अपॉन dx के फॉर्म में सॉल्युबल नहीं हो रही है जैसे आपकी, तो आप ये लिख सकते हैं, और अगर सॉल्युबल हो रही है तो वैसे कन्वर्ट करके लिख दीजिए। तो ये लिखा x dx अपॉन dy, x मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस। ठीक, अब ये रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म है, लीनियर फॉर्म नहीं है, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। dy बाई dx से सॉल्व नहीं हो गया, चेक कर सकते हैं। और होमोजीनियस भी नहीं है क्योंकि c लगा हुआ है यहाँ पर, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस भी नहीं है। ठीक, हाँ, अगर हम एक्स स्क्वायर को भी ले लें तो हमारा डिफरेंशियल करके ये निकल आएगा। अगर आप पुट कर दें, पुट किया होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी। अब ये आगे का जो सोल्यूशन आप निकालेंगे पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। जितने आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे पिछले चैप्टर के, तो आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें बहुत सिंपल है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का बनाना और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, और 2 ही स्टेप है मेन इसके अंदर मैथमेटिकल।
ठीक है, और गिवन कर्व तो होगा ही, और सॉल्व करके तो कर्व निकल ही आएगा। यदि फर्स्ट स्टेप और स्टेप नंबर 4 देखें तो दे आर नथिंग, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 इज द मेन, राइट। 3 के बाद आप सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ क्या है कि जैसे आप ये रखेंगे तो आपको मिलेगा x dy by dx इज इक्वल टू हाफ dv by dy। इसको ले जा करके आप इक्वेशन नंबर 4 में यूज कर लीजिए, ठीक। तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब ये हो गई लीनियर, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v। इन v मतलब यहां पर डिपेंडेंट जो आपका है वो v है, एंड इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आप लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम लिखते थे वो e की पावर p dx करके लिखते थे, e इंटीग्रल p dx आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास e की पावर -1/2 dy बाई dx। p की वैल्यू यहाँ कितनी है, जो v का कोफिशिएंट होगा वही p हो जाएगा, ठीक। और e की पावर माइनस लॉग y बन जाएगा, यानी कि 1/y हो जाएगा, ठीक। तो सोल्यूशन क्या होता है, आपको एक बार सोल्यूशन याद दिला दें, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल का इंटीग्रल, फिर q, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर dx प्लस c लिखते थे हम लोग, ठीक है। अब यहां पर y की जगह पे तो आपका v चल रहा है, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन v, ऐसा बोला इन्होंने, v में है, ठीक। तो आप v लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y लिखेंगे, फिर यहां पर q लिखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, यहां अगर q देखा जाए तो इस प्रॉब्लम से लेंगे आप, q की वैल्यू है -y² प्लस c अपॉन y। ले आके वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस के लगाइए, सी लगाइए, बात एक ही, कांस्टेंट लगाना है। सी ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुका है, इसलिए यहां पर के अप्लाई कर लिया, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अब इसको सिंप्लीफाई करिए, यहां पर इसको इंटीग्रेट करिए, और इंटीग्रेट करने के बाद v की जगह आप x² सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक। ये y² हो जाएगा और y² से डिवाइड हो जाएगा, ये कर लेंगे इंटीग्रेशन, कोई मुश्किल नहीं है। और जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, यही रिक्वायर्ड कर्व हो जाएगा। और सिंप्लीफाई कर लीजिए एक लाइन क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x² माइनस y² दिस, ठीक, ऐसे कर लीजिए। k इज इक्वल टू -2f पुट कर लीजिए आप, ठीक। तो कुल मिलाकर के आपकी ये इक्वेशन जो आ रही है लास्ट में, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज वेयर f इज द पैरामीटर, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से हमें एक कार्टेशियन फॉर्म की, इसे कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, जो आज आपने सीखा है, उसमें ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज ऑफ द फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ xy। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ाएंगे आपको तो पोलर फॉर्म पढ़ाएंगे। पोलर फॉर्म में होता है आर थीटा, आपने पढ़ रखा है, ठीक, या आर इज द फंक्शन ऑफ थीटा, दोनों बातें सही हैं, ठीक है। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं, ये इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं। इसमें भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, ऐसे फॉर्म में कर सकते हैं। तो आज आपने एग्जाम्पल 1 कर लिया, 2 आपके लिए होमवर्क में है, इसे करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 3 जब कल का लेक्चर होगा आपका पोलर फॉर्म का, तब उसमें हम बताएंगे। आज के लिए आपका जो होमवर्क होगा वो बेसिकली 1 से लेकर के आप यहाँ पर 6 तक करेंगे, यानी कि क्वेश्चन 1 करेंगे, ये 2 3 नहीं करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 1, उसमें प्रॉब्लम नंबर 1 में 1 से लेकर के 6 तक प्रॉब्लम्स आपकी दी हुई हैं, और ये आपका होमवर्क है। इसमें अगर कुछ नहीं आएंगी प्रॉब्लम्स आपको तो हम बताएंगे। 7th इसलिए नहीं कह रहे, एग्जाम्पल 2 पर बेस्ड है, पहले एग्जाम्पल 2 समझ लीजिए, अदरवाइज कल हम आपको बता देंगे। तो आई थिंक आज का पूरा समझ में आ गया होगा, एक एग्जाम्पल से और पूरा कंसेप्ट से, और आज 1 से लेकर के 6 तक आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग कल स्टार्ट करते हैं इसको आगे पोलर फॉर्म से लेकर के।